नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा, आप देखिए किस तरह से फैसला दिया गया है। यानी कि एक बड़ा दावा भी पेश किया गया। हिस्ट्री शीटर में शामिल होने का जो दावा हुआ था, बैरिकेडिंग्स तोड़ने और मारपीट का आरोप लगाया गया है। ज्यादा बल प्रयोग से पुलिस का इनकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कमेटी का गठन किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा दावा था। लेकिन फिलहाल बताते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई पर अब हाई पावर्ड कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा कदम है। और साथ ही बताते चले कि यहां पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी गठित करने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई। और सीजीआई ने शांतिपूर्ण छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने के संकेत दे दिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के पूरे मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी यहाँ गठित करने का फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखिए, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हैं, पूर्व हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, अन्य सदस्य इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अदालत सुझावों पर विचार करने के बाद कल अपना अंतिम आदेश जो है वो पारित कर सकती है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां, यानी कि एफआईआर को उपद्रवी तत्वों के मामलों से अलग कर रद्द किया जा सकता है। यानी कि जो एक डर और खौफ था लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, कि आने वाले समय में, भविष्य में, फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें कहीं नाम ना आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज आप देखिए किस तरह से हस्तक्षेप करते हुए हाई पावर्ड कमेटी बनाने का एक बड़ा फैसला सुना दिया है, मौका दिया गया है। और प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का ये पूरा मौका है। तो अदालत ने इसके गठन के लिए पक्षों से सुझाव भी मांगे और पूर्व सीबीआई महानिदेशक और पूर्व राज्य डीजीपी से सहमति प्राप्त कर ली गई है। और कोर्ट ने कहा कि कमेटी की संरचना ऐसी होनी चाहिए ताकि बाद में सीबीआई या पुलिस से जुड़े आरोपों पर हितों के साथ टकराव पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यानी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और उपद्रवियों के बीच में फर्क आपको तलाशना है और फिर उसके बाद आपको कार्रवाई करनी है। क्योंकि अदालत ने संकेत दिया कि हाई पावर्ड कमेटी स्वतंत्र रूप से सभी आरोपों की जांच करेगी, जिसमें पुलिस कार्रवाई, कथित जातियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण विरोध में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो की गई थी उसे रद्द किया जा सकता है। और सीजीआई ने फिर यह भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे जो छात्र हैं, हिंसक उपद्रवियों के मामले में स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। और सीजीआई ने टिप्पणी भी की कि आर्टिकल 19 के तहत मिले हुए अधिकारों को भुलाया नहीं जा सकता और आवाज उठाने वाले छात्रों के मामले में हिंसा से ये अलग है। और अदालत ने जोर देकर कहा कि हजारों निर्दोष छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में आपको नौकरी लेनी है, आपको हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, तो कई तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें हस्तक्षेप कर दिया है। हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। तो इन तमाम जो आप देखिए जो संशय बने हुए थे बच्चों को लेकर, इस पर अब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे गंभीर मुद्दा बताया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कोई बहाना या औचित्य नहीं हो सकता है। और सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि पीड़ित कोई भी हो, अदालत उसके साथ खड़ी है और मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और कमेटी हर पहलू पर अपनी जांच यहां पर पेश करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। तो दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा दावा था कि हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ यहाँ आप देखिए किस तरह से ये बड़े मामले रखने की बात, बैरिकेडिंग्स तोड़ने और मारपीट का आरोप लगा दिया गया। ज्यादा बल प्रयोग से पुलिस का इनकार था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया। हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, यानी कि समझना जो उपद्रवी हैं, जो उपद्रवी नहीं है, इनमें आंकलन करना जरूरी है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत के शर्मा जी। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नवीन जी। और विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आती हूँ। जिस तरह से पत्रकार हैं आप, और जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ, अब कोर्ट ने कहा कि भाई हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो उपद्रवी हैं और जो उपद्रवी नहीं हैं, क्योंकि एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। आने वाले समय में बच्चों के भविष्य में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों के माँ बाप की तरफ से भी ये एक बड़ी डिमांड रखी गई थी। कितनी बड़ी राहत मान रहे हैं इसे?
देखिए धन्यवाद आशा जी। देखिए पुलिस को डेफिनेटली बच्चों के साथ निश्चित रूप से बिल्कुल मैं कहूंगा कि उनके करियर को लेकर के डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो लोग जो प्रदर्शनकारी के का लबादा ओढ़ करके जो क्रिमिनल एलिमेंट्स उसमें गए थे, उनके साथ तो कोई मतलब इस तरीके की कम से कम रिलीफ देने की गुंजाइश नहीं हो सकती है। मुझे लगता है हो आवाज नहीं आ रही है विश्वनाथ जी। के शर्मा जी, आर्टिकल 19 की बात की गई है, कितनी राहत है बच्चों को? देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 19 एक आम नागरिक का अधिकार है और अनुच्छेद 141 और 142 में व्यापक पावर है। कोई भी पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट अपनी व्यापक पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है, ये जानने के लिए कि अंततः सच्चाई क्या है। और किसी भी सच्चाई को सामने आने के लिए किसी भी टीम का गठित होना अनिवार्य है। वो एक अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बनाएगी कि कौन इंजरी हुआ, किस हालात में हुआ। तो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने से मुझे लगता है जो छात्र थे जो वहां आंदोलन कर रहे थे उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस केस में बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई। बाद में सरकार का और जेनजिस का समझौता हुआ कि वो सारी जो एफआईआर हुई है उसको वापस लेंगे। और रिटेलिएशंस में थोड़ी हिंसा हुई, जैसे लाठीचार्ज हुई, तो उन्होंने भी रिटेलिएशन में, क्योंकि वो भी सब मानव है। आप किसी को पीट रहे हैं या वो आपको कोई पत्थर मार रहे हैं तो चुप कोई नहीं रहता, तो ऐसे में माहौल चार्जिंग हो जाता और हिंसा अपना स्थान ले लेती है। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि किसी भी प्रदर्शन में जाने से, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल ही क्यों ना हो, और वो बेल पर है, तो उसको प्रदर्शन में शामिल होने का उसका हक है। वो एज ए इंडियन सिटीजन उसका भी राइट है कि वो अपना विरोध दर्ज करा सके किसी भी प्रदर्शन में, या अपनी सहमति दर्ज करा सकते किसी भी प्रदर्शन में। तो खाली ये कहना कि किसी के खिलाफ वो अपराधी है तो वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता, ये उचित नहीं है। नहीं, दूसरा जब ये जंतर जरूर है मंतर पर के शर्मा जी, जब जंतर अनुच्छेद मंतर पर इस तरह से कृत्य हुआ तो उसके बाद कई ऐसे बच्चे भी निकले जो हिस्ट्री शीटर थे, जो मर्डर केस में संलिप्त थे, जो पहले से रिमांड पर लिए गए थे और फिर जमानत पर बाहर थे। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल सही था, वहां पहुंच सकते थे, वो अपनी बात रख सकते थे, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है? नहीं, देखिए, जो अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और माननीय न्यायालय से वो बेल पर है, तो खाली उसके ऊपर केस पेंडिंग है इस वजह से वो किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि कोई उसकी बेल की कंडीशन ऐसी ना हो। और ज्यादातर जो अपराधी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसे पूरी जैन जी, अगर सपोज वहां पे 50,000 आदमी था, अगर 2 4 5 10 आदमी जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी वो शामिल हो गए, तो पूरे 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 आंदोलन को उससे टेंटेड नहीं किया जा सकता। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अनुच्छेद 19 में हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से निश्चित स्थान पे कर सकता है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकता है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ठीक है नवीन जी, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ कोर्ट है, कानून है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने भी तो अपनी तरफ से पूरा काम किया है, जो बच्चों की डिमांड थी उसे पूरा करने की कोशिश हुई। नहीं, देखिए आशा जी, 2-3 चीजें हैं। अगर सरकार को ये डिमांड्स पूरी करने में इतनी दिलचस्पी थी और या ये विलिंगनेस अगर होती, तो संभवतः ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता ही क्यों। जब समझौता हो गया था तो बात खत्म हो जाती, मुकदमे वापस ले लेती सरकार, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब दूसरे एक विषय और आता है जो अभी आदरणीय के शर्मा साहब कह रहे थे। मैं बिल्कुल 100% उनके व्यूज को सब्सक्राइब करता हूँ और सहमत हूँ उनकी बात से कि आप एक चीज देखिए, एक पेरेंट है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 के आसपास है, उसका बच्चा स्टूडेंट है। वो अगर बच्चा उस आंदोलन में शामिल है, पिता भी अगर शामिल हो गया, तो क्या पिता को आप अपराधी कह देंगे? और भारत का कानून ये इजाजत नहीं देता है कि जब तक किसी व्यक्ति का कन्विक्शन ना हो जाए, उसको दंड ना डिक्लेयर हो जाए कोर्ट के द्वारा, सजा ना मिल जाए, तब तक वो आरोपी होता है। अपराधी हम और आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कानून का वो
के साथ अन्याय होगा अगर हम किसी आदमी को अपराधी डिक्लेयर कर दें। कैसे कर सकते हैं जब तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है। तो आप कैसे, और ऐसे तमाम मामले हम लोगों ने इस देश में देखे हैं जिनमें अपराधियों को बड़े बड़े जघन्य अपराधों में बाइज्जत बरी किया गया है। तो वो फिर हम और आप उसे अपराधी कह रहे हैं समाज के अंदर, ये कहना मैं समझता हूं उसकी निजता का, उसकी स्वाभिमान का, उसके सम्मान का के ऊपर उल्लंघन है जब तक कोई कन्विक्शन नहीं हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज आती है, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस ने जिस तरीके की स्टोरी दिल्ली पुलिस ने वहां सबमिट की है, गृह मंत्रालय ने सबमिट की है, उसमें कहीं झोलझाल है। और वही झोलझाल की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे जिसमें सीबीआई के निदेशक भी रहेंगे और भी उच्च अधिकारी रहेंगे, न्यायाधीश भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर वहां एक अच्छा सी संकेत है कि कोई कॉन्स्पिरेसी अगर की जा रही है इस आंदोलन के खिलाफ ताकि भविष्य में जैन जी के आंदोलन ना हो, बच्चों को डरा धमका दिया जाए, तो मुझे लगता है वो कोशिश अब कामयाब होने वाली नहीं है। विश्वनाथ जी, अब एक चीज देखिए, क्या ये वाकई में यही बात है कि दोबारा से जेनजी के इस तरह से प्रदर्शन ना हो, डराने धमकाने की बात है? कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं नवीन जी की बात से? वो कह रहे हैं कि कोई तो झोल है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। आशा जी देखिए, जो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका बेसिक एस्पेक्ट क्या है? इंटेंट। अगर इंटेंट नहीं है, किसी से अगर जाने अनजाने किसी की एक गाड़ी से टकराता है कोई और मर जाता है, उसको हत्या नहीं माना जाता है, ठीक है, उसे सजाए मौत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने हत्या करने की नीयत से गोली चलाई और वो आदमी बच गया, फिर भी उसको सजा होती है। इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न उठता है कि ये पूरा प्रदर्शन किसका था? नीट पेपर लीक से प्रताड़ित बच्चों का। नीट पेपर लीक प्रताड़ित बच्चे कौन? क्लास 12th पास। क्लास 12th पास बच्चों की एज 16, 17, 18, 19, 20। उनके माँ बाप हो सकते हैं, प्रभावित होंगे। उसके अलावा अगर कोई अपराधी का एलिमेंट्स उस अवसर का लाभ उठा करके वहां पर अपराध कारित कर रहा है, समाज के लिए अनार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसको अनुमति दी जानी चाहिए? 80% छात्रों ने रीनीट दी, अपने कॉलेज चले गए, लेकिन वहां हुड़दंगी जो थे, मैक्सिमम हुड़दंगी थे, वो वहां पर रिटेन्ड रहे। वो एक समाज में एनार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी संख्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल ठीक है कि उन सबके बीच में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है या जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर समाज की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी दे शुड नॉट बी लेफ्ट आउट एट एनी कॉस्ट। सरकार ने अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है और इसकी बिल्कुल सख्ती से स्कैनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जिसका अच्छा, कोई ये मतलब सख्ती से स्कैनिंग और कोर्ट की तरफ से कैसे की जाएगी? के शर्मा जी जरा वो बताइए, क्योंकि पूर्व जज, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई के जो प्रमुख लोग हैं उन्हें इसका सदस्य बनाया जाएगा हाई पावर कमेटी का। अब किस तरह की देखिए ऐसा है, जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो बहुत ही संसाधनों से परिपूर्ण है। हमारे पास फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरेज हैं और हाई रेजोल्यूशंस वाले कैमरे हैं, जिसके जरिए जैसे जहां पर आसपास ये आंदोलन हो रहा था वहां पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई बच्चा पत्थर मारता हुआ आ रहा है या कोई और अपराध करते हुए आ रहा है या कोई और कार्य करता है। तो जो ये कमेटी बनी है इस तरह के एविडेंसेस को इनवाइट करेगी, इवन पब्लिक एट लार्ज। अगर किसी के पास कोई ऐसी वीडियो है, चाहे वो पुलिस के पास है या आम जनमानस के पास भी है, तो वो इनवाइट करेगी कि कोई अगर अपना पक्ष रखना चाहे, किसी के पास ऐसी वीडियो है जिससे साबित होता है कि पुलिस ने उनको मारा या उन्होंने उनको मारा, तो दोनों पक्षों से एविडेंसेस लिया जाएगा, फिर उसकी विवेचना होगी। देखिए कानून ये है कि जिस प्रपोर्शनों में सुरक्षा बल या नॉर्मल बल की आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। एक आदमी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो आप उस पर गोली नहीं चला देंगे, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि एक निश्चित स्थान से जो प्रदर्शनकारी है वो आगे नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आप प्रॉपर बैरिकेडिंग कीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है के शर्मा जी कि जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ जो अभद्र तरीके से व्यवहार वहां पर हुआ, उनके साथ मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार की जो शिकायतें उन्होंने दी है उस पर कार्रवाई होगी, फिर घटनाक्रम को पूरी तरह से खंगाला जाएगा,
मतलब दोबारा से केस को रीओपन किया जाएगा और फिर पहलू खंगाले जाएंगे, कुछ नहीं ऐसा? नहीं नहीं, अभी आशा जी दोबारा से केस रिपोर्ट नहीं होगा। जो जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो एविडेंसेस मांगेगी। इवन जो अब तक की जांच की है तो दिल्ली पुलिस से भी एविडेंस मांगेगी भी तुम्हारे पास क्या एविडेंसेस है बच्चों के खिलाफ। इवन बच्चों से भी मांगेगी कि पुलिस के खिलाफ क्या एविडेंसेस है। उसके बाद एक वो निष्कर्ष में पहुंचेगी कि कौन किसने ज्यादा बल का प्रयोग किया, क्या छात्र गलत है या पुलिस गलती। हाँ तो ठीक है ना और नवीन जी, और अब इस उच्च बात स्तरीय से तो जी। हाँ जी करिए बात अपनी पूरी के शर्मा जी पहले। और मेरा ये भी कहना है उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का पर्पस यही है कि किसी भी तरह से बच्चों को रिलीफ दिया जाए, उन्हें किसी भी तरह की किसी लिटिगेशन में ना फंसाया जाए, उनका भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ठीक है। प्रदर्शन करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। जी ठीक है नवीन दुबे जी, ये जो बच्चों की तरफ से, उनके जी। अभिभावकों की तरफ से भी एक डर था उनके अंदर कि फ्यूचर में जब वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर कहीं उनका ये जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कहीं किसी तरह की ये बातें नहीं खुलनी चाहिए, तो वो चाहते थे कि ये सब खत्म होना चाहिए। तो ठीक है ना, अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जो डायरेक्शन जारी किया है, बहुत सराहनीय है। मैं समझता हूं बच्चों के करियर का प्रश्न एक और नैरेटिव आजकल सरकार की तरफ से सेट किया गया है कि सब नीट वाले बच्चों का। अभिजीत दीपके क्या नीट के एस्पिरेंट थे? क्या उन्होंने नीट का पेपर दिया था? क्या जो हमारे सोनम वांगचुक थे वो नीट के अभ्यर्थी थे? कैसी बातें की जा रही हैं भाई। आप एक चीज देखिए, तमाम बच्चे जो ओवर एज होने के कगार पर हैं, तमाम बार उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है। एसएससी को भी लेके बड़े आंदोलन किए हमारे देश के युवाओं ने और बच्चों ने। तमाम जगह राज्यों में पेपर लीक हुए। जो प्रताड़ित था वो वहां आके खड़ा हुआ उस आंदोलन के अंदर। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब बच्चों से ये मांगेंगे तुम अपना नीट का अपना एंट्री कार्ड दिखाइए, एनरोलमेंट दिखाइए। अगर आप नीट के नहीं है तो आपको ऊपर मुकदमा लग जाए। क्या मजाक चल रहा भाई। हमारे आदरणीय मिश्रा जी बोल रहे थे कि साहब नीट के पेपर देने वाले तो 80% अपीयर हुए थे। तो भाई साहब आपको मैं क्लियर कर दूं कि वहां केवल नीट के बच्चे नहीं थे। इस देश के अंदर तमाम राज्यों में भी पेपर लीक हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो। हर राज्य में पेपर लीक हुआ है। और जो भी बच्चे अपने भविष्य को लेकर संजीदा हैं, गंभीर हैं, वो सारे के सारे वहां पहुंचे हैं। जो दिल्ली में थे वो दिल्ली से पहुंचे, बाकी राज्यों से भी आए हैं। इसलिए आप ये कह के केवल नहीं बचाया जा सकता कि सब नीट वालों को बख्श देंगे, बाकी सबको मुकदमे में डाल देंगे। ये तो नहीं करने दिया जाएगा ना, और ये सुप्रीम कोर्ट करने भी नहीं देगा। और इसीलिए उन्होंने हाई पावर कमेटी का गठन किया है कि किसी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, आपराधिक तत्व। अब एक और विषय आता है कि अगर कोई हिस्ट्री सीटर, आपराधिक तत्व या देश विरोधी ताकत वहां इन्वॉल्व हुई तो हमारे पास आईबी थी, इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस, ये सब लोग कर क्या रहे थे वहां? तो इतना हाई सिक्योरिटी जोन बनाया हुआ था कि बिना स्कैनर के बाहर घुस के आप निकल ही नहीं सकते वहां से। फिर स्कैन हर एक आदमी की हो रही थी, कोई भी चला जाए। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वहां पर इस तरीके का कोई हिस्ट्री सीटर और वांटेड अपराधी आ गया और अंदर चला गया, आंदोलन में शामिल रहा, पुलिस को खबर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना चीज है। अगर ऐसा है तो देश की विश्वनाथ जी इस पर जवाब दीजिए जरा। आपकी पुलिस इनकेपेबल है। भाई आशा जी, इसका मतलब यानी अगर 19A हमको क्षेत्र है की आजादी देता है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक सभा करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, कहीं भी आने जाए, ये सब 6 प्रकार की आजादी है। इसका मतलब अगर कहीं किसी का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाइए, सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि हितधारक हैं आप, या आपका क्या इंटेंट है, पूछता है ना। के शर्मा जी बता देंगे, कंफर्म कर देंगे आपका इंटेंशन क्या है। दो चीजें हैं, या तो आप नीट के स्टूडेंट रहे हों, या आप उसके परिजन हों, या आप उसके पहले आप किसी एग्जाम में अपीयर हुए हों, या आप स्टूडेंट रहे हों। अगर कोई अपराधी, उसकी हिस्ट्री शीट है और वो वहां पर घुस गया है, तो आप चाहते हैं कि सबका रिकॉर्ड पहले चेक करके और जो घुस गए उन सबको सजाए, उन सबको बिल्कुल मुक्ति दे दी जाए। इसका मतलब है तो जांच की जरूरत नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट मान लिया जाए तो कोई जांच की जरूरत नहीं, सारे मुकदमे हटा दिए जाए, जिसने जो कुछ अनाचार अत्याचार किया ऐसे ही जाने दिया जाए। यानी एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अगर आप 1000-2000 की संख्या लें तो आप देश को, यू कैन टेक द एंटायर नेशन टू रैंसम। कैन यू क्रिएट सच एन एग्जाम्पल फॉर द नेशन? मुझे समझ नहीं आता है
हाउ कैन अ सेंसिबल स्टूडेंट, सेंसिबल पर्सन ऑफ अ नेशन इवन थिंक अबाउट इट? कैसे आप सोच सकते हैं भाई? आप कोई हर चीज के पीछे यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रीजनिंग। भाई हम क्यों वहां खड़े हुए? हो सकता है हम स्टूडेंट हुए, हमने कहा मैं साहब मैं 10 बार अपियर हुआ, मेरे ऊपर तो मैं अपराधी कैसे हूं? मैं नहीं हूं अपराधी, मैं छोड़ा जाऊंगा। मैं क्यों गाली दूंगा? क्या मैं क्यों एंटी नेशनल उसमें नारे लगाऊंगा? भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे क्यों करूंगा मैं अगर पुलिस वालों को मारूंगा? आप सोचिए, मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए जहां 125 आईपीएस घायल हुए हो। एक एग्जांपल बताइए जहां कई सौ पुलिस वाले ढेर पर हो गए हो, विश्वनाथ जी, आपको हॉस्पिटलाइज क्या हो लगता गए है हो। कि संसद के अंदर अगर इस पर बहस हुई होती, जिस तरह से ऑपोजिशन ने ये सवाल उठाया, फिर बहस के लिए आप बैठे नहीं, आपने सुना नहीं, बात नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि कानून इस देश के अंदर है जो सर्वोपरि है? नहीं बिल्कुल आशा जी, कानून सर्वोपरि है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक हाई पावर कमेटी बनाई कि कहा नहीं, फिर भी आपको पुलिस पर विश्वास नहीं है और मैं एक जुडिशियल इंक्वायरी, एक जुडिशियल हाई हाई बिगविग्स जो हैं उनको हम बैठा रहे हैं और अपने निरीक्षण में इस चीज को फिर से चेक करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल उसका बेसिक देखिए टैगलाइन है, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी स्टूडेंट का भविष्य खराब न हो, किसी स्टूडेंट का, और सामान्य का कोई स्टूडेंट हो वो अपराधी नहीं होता है, मैं मानता हूं। और अगर कोई अपराधी उसमें घुस करके उस समय का, उस माहौल का बच्चों की आड़ दुरुपयोग में कर अगर रहा था तो अपराधी ही घुसकर मस्ट बी माहौल को टेकन टू खराब टास्क। करने की कोशिश करें तो फिर उन पर कार्रवाई बनती है। के शर्मा जी, अब कानून के दायरे में रहते हुए अगर हम जानना चाहें कि किस तरह की कार्रवाई आगे आने वाले समय में बच्चों पर भी हो सकती है, और इन एफआईआर को रद्द करने की जो बात हुई है वो एक बड़ी राहत कैसे अब बच्चों को मिलेगी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार का और छात्रों के बीच में एक समझौता हो गया है कि इस प्रदर्शन के दौरान जिन भी छात्रों पे एफआईआर हुई है सरकार उन्हें वापस लेगी, तो बच्चों को बहुत बड़ी राहत है। तो फ्यूचर में कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम देंगे तो उसमें एक कॉलम होता है कि वेदर एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, क्या आपके ऊपर कोई अभियोजन चल रहा है, अभियोग चल रहा है क्रिमिनल, तो उसमें वो बिल्कुल लिखेंगे ना। अगर हाँ लिखेंगे तो फिर उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू केस की पेंडेंसी पे, वो अगर वो हीनियस क्राइम में आता है तो शायद वो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। तो क्रिमिनल केस की एफआईआर अगर खत्म हो जाएगी तो बहुत बच्चों को राहत मिलेगी, जो उनका भविष्य है वो सुरक्षित होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मार पिटाई के जो धाराएं हैं वो अमूमन बेलेबल होती हैं। उसमें जैसे कि विश्वनाथ जी ने भी कहा कि इंटेंशन उस पूरे प्रदर्शन में ऐसी इंटेंशन किसी की भी नहीं थी कि मैं किसी को जान से मार दूं या जान से मारने की नीयत से मैंने कोई हमला करा हो। ऐसा मुझे लगता है ना तो पुलिस की थी ना छात्रों की थी। वो तो दोनों पक्ष ये चाह रहे थे कि हम प्रदर्शन जारी रखें, वो चाह रहे थे कि प्रदर्शन खत्म हो। तो दोनों पक्षों की बात सुन के ऐसा होगा, अगर एफआईआर खत्म कर लेती है सरकार, वापस ले ली, तो जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय होगा सरकार की तरफ से। और नहीं लेती तो उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ट्रायल है वो प्रोसेस तब तक ट्रायल चलता है, एविडेंसेस आएंगे, फिर कोर्ट कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आप थे कि नहीं थे, या आप उसमें आपको बरी किया जाता है, सजा की जाती है। लंबा तो प्रोसेस, मतलब बच्चे एक जो जिनकी देखना उम्र 20 पड़ेगा से फिर 25 बच्चों को। साल है। नवीन जी, अब इसमें तो ऑपोजिशन बात नहीं बोल सकती है, क्योंकि सरकार ने तो बच्चों का साथ दिया है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, क्योंकि जब समझौता हुआ था उसमें साफ कहा गया था कि एफआईआर को रद्द किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होगी, भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको प्रदर्शन नहीं करना है, आपकी सारी डिमांड्स को मान लिया गया है। नहीं आशा जी, अगर ये हो गया था तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? सरकार ने कहा कुछ और किया कुछ, तभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो और आपको उसके नहीं बाद लगता है सुप्रीम कि कोर्ट ने इससे तो डायरेक्शन और जारी भरोसा किया। जेनजी का, हमारे युवाओं का बढ़ेगा नहीं, देश पर, देश के कानून पर? मैं एक चीज और कह रहा हूं। देखिए ऐसा है, पूरे देश के मीडिया ने दिखाया, टीवी चैनलों ने दिखाया कि जो सिविल कपड़ों में पुलिस के डंडे हाथ में लेकर घूम रहे थे, जिसका नाम सोशल मीडिया से लोगों ने निकाल के कोई हनी डागर बताया है, वो पुलिस पे काम नहीं करता है। तो वो कौन आदमी था? आखिर क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी अभी तक कर पाई दिल्ली की पुलिस? प्रश्न इस बात पे उठेंगे ना। एक आपका एसएचओ और एक एसीपी किसी लड़की के पीछे जिस तरीके से डंडा करके एक्शन कर रहा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? ऐसे व्यक्ति को क्या पुलिस सर्विस में रहने का अधिकार है? बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा ना कुछ भी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप केवल ये आरोपित कर दो कि साहब वहां किसान आंदोलन जब इस देश में हुआ तो कहा गया कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकी है, ये तो पाकिस्तान से फंडेड है। सरकार इस तरीके से आंदोलनों को बदनाम करती क्योंकि उसके पास
बच्चों की समस्या या किसान की समस्या, आम जनमानस की समस्या का निदान नहीं होता। ये बहुत कड़वी सच्चाई, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपने कहा साहब वहां बच्चों के पास पत्थर कहां से आ गए? अगर पत्थर आए तो आए, लेके कौन आया और पुलिस फिर क्या कर रही थी वहां पर अगर पत्थर वहां पर आए? अब आप कहते हैं कि साहब उन्होंने वहां टाइल उखाड़ लिया, हाथों से कोई टाइल उखाड़ लेगा क्या? मजाक है? कोई कुदाल लेके बच्चे आए थे क्या? फावड़े लेके आए थे? छेनी हथौड़ा लाए थे? विश्वनाथ जी, कहां से उन्होंने पत्थर उखाड़ ली भाई? ठीक है विश्वनाथ जी, ये तो जल्दी कॉमन से सेंस की एक बात है। कमेंट। विश्वनाथ देखिए, आशा जी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब इन्हीं सभी चीज एलिमेंट्स का जो सवाल उठते हैं, जब सवाल उठेंगे उन्हीं का जवाब ढूंढा जाता है। इसी के लिए एजेंसी सामने आती है। अब सवाल उठता है तुरंत पुलिस ने क्यों नहीं किया? जहां 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 आदमी खड़ा हो, वहां आप चाहते हैं कि इस तरीके की जांच अब व्यक्ति पुलिस करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी? पहले क्या उचित है? पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हम आप कोई भी हो, पहली प्रायोरिटी तो लॉ एंड ऑर्डर होगी ना, कि उनकी भी जान सलामत रहे और पुलिस वालों की भी जान सलामत रहे। जांच तो बाद में होगी, पुलिस उसका रिकॉर्ड तैयार करेगी, बेसिक चीज है, पुलिस उसका रिकॉर्ड तैयार करेगी और उनकी भी जान सलामत हो। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है ना कि जहां पर भी इस तरह से उपद्रव हो या प्रदर्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी जुड़ने के लिए। नवीन जी आपका भी और के शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें हस्तक्षेप किया गया है, जिसमें हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है और ये सीधा सीधा युवाओं को एक बड़ी राहत है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से रिपोर्ट भी सौंपनी है, किस तरह की कार्रवाई हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। लेकिन तमाम तरह के साक्ष्य और तथ्यों के साथ सरकार भी कह रही कि वो अपनी बात रख रही है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में युवाओं का भविष्य खराब ना हो, इसी के लिए सरकार की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। अब देखना ये बहुत अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का फैसला क्या कुछ आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि और सर्वमान्य रहेगा। प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।